हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक आपने व्लादिमीर पुतिन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा कि किस तरह पुतिन ने अपने शानदार काम की बदौलत पूरे केजीबी में फेमस हो गए। और अब पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पुतिन ने रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ही बदल डाला, जिससे कि वो अब 2038 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। अगर आपने अभी भी व्लादिमीर पुतिन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। 9 अगस्त 1999 को बोरिस पुतिन को रशिया के फेडरेशन का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। रशिया में हुए इस बड़े बदलाव के कारण असल में अब जाकर पुतिन को सही पावर मिली थी और अब पावर में आने के बाद पुतिन चेचन्या को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। उस समय चेचन्या रशिया का पार्ट नहीं था, पर वहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस जरूर था। आए दिन ये दोनों देश एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहते थे, क्योंकि उस समय चेचन्या के फाइटर्स ने रशिया के अंदर आतंक मचा रखा था। जगह जगह बम ब्लास्ट किए जा रहे थे। एक बम ब्लास्ट में रशिया के 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस इंसिडेंट ने रशिया के अंदर माहौल खराब कर दिया था। इस इंसिडेंट से रशिया के लोगों का खून खोल उठा था और वो अब चेचन्या के आतंकियों का खात्मा चाहते थे। और देश में बढ़ते हुए वायलेंस को देखते हुए बोरिस भी चेचन्या को सबक सिखाने की ठान लेते हैं और अब चेचन्या को हैंडल करने की पूरी जिम्मेदारी पुतिन को दे दी जाती है। और पावर में आते ही पुतिन सबसे पहले चेचन्या के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और 1000 रशियन सैनिकों को चेचन्या के अंदर एंट्री करा दी जाती है। और इसके बाद रशियन आर्मी पूरे चेचन्या पर कहर बनकर टूट पड़ती है। इस वॉर को चेचन्या वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर में रशियन सैनिकों के हेलमेट पर कैमरा इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि रशिया के लोग ये देख सके कि उन्होंने 300 लोगों की मौत का बदला किस तरह से लिया है। पुतिन अपने इस बेहतर काम की बदौलत अब पूरे रशिया में फेमस हो गए थे और उन्हें अब एक नया लीडर के रूप में देखा जाने लगा था। और फिर इस वॉर के 2 महीने बाद ही रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस भी अपने प्रेसिडेंट की कुर्सी से इस्तीफा दे देते हैं। उस समय पुतिन पूरे रशिया में फेमस तो थे ही, साथ ही बोरिस के करीबी भी थे। इसीलिए 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को रशिया का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और फिर मार्च 2000 में रशिया में इलेक्शन हुए, जिसमें की जनता ने पुतिन को ही चुना। प्रेसिडेंट बनने के साथ ही पुतिन ने रशिया के अंदर शानदार काम किए, जिससे कि रशिया की जीडीपी ऊपर जाने लगी। दरअसल इसके पीछे की वजह रशिया में ऑयल डिमांड की थी और इसी तरह शानदार काम करने की वजह से पुतिन 2004 में दोबारा प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन रशिया के संविधान के अनुसार कोई भी आदमी रशिया में केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। और अब 2000 और 2004 में लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। उनकी ओपोजिशन पार्टी वाले लोगों को लगता था कि शायद अब पुतिन प्रेसिडेंट की रेस से बाहर हो जाएंगे, पर पुतिन ने इसका भी बड़ी चालाकी से तोड़ निकाल लिया। मार्च 2008 में पुतिन ने अपने ही करीबी डिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट कैंडिडेट बना दिया। पुतिन की इन्फ्लुएंस की वजह से डिमित्री इलेक्शन जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और फिर प्रेसिडेंट बनने के साथ ही डिमित्री पुतिन को रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से उनके ओपोजिशन वाले उन्हें देखते रह जाते हैं। और फिर दोनों पावर में आते ही 2011 में रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को ही बदल डालते हैं। जहां प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल था, अब उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। और फिर 2012 में एक बार फिर पुतिन प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे थे, पर यहाँ पर रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बनने की पॉलिसी थी। लेकिन रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ये कहीं मेंशन नहीं था कि कोई भी तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और फिर एक बार पुतिन तीसरी बार रशिया के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं और अपने करीबी रह चुके रशिया के प्रेसिडेंट डिमित्री को रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। और फिर एक बार दोनों मिलकर रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को बदल डालते हैं, जिससे उनके विरोधी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मार्च 2012 से 2018 तक पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने रहते हैं। पुतिन के द्वारा रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बदल जाने के बाद अब सबसे ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाती है। यहाँ तक कि जजेस भी अब रशिया में प्रेसिडेंट की मर्जी से चुने जाते हैं। होने को तो रशिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, पर लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमेशा पुतिन के पक्ष में ही आता है। पुतिन की एक बात बिल्कुल साफ है, जब जब उन्होंने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली है
उनकी नजरें देश की बाउंड्रीज पर ही रही हैं, चाहे वो लीबिया पर वॉर हो या फिर जॉर्जिया पर कब्जा या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो। पुतिन ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं, देश की सिक्योरिटी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं।